नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके में। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आखिरकार कैसे उसके पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसकी एक गलती की वजह से भारत के लगभग 300 रो एजेंट पाकिस्तान में मारे जाते हैं, और क्यों कोई देश परमाणु हथियार से संपन्न होना चाहिए। इन तीनों टॉपिकों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार कैसे है, या परमाणु मिसाइलें भारत से ज़्यादा क्यों हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आज़ादी से पीछे चलते हैं। और साल 1935 की बात है। वर्तमान के मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है अब्दुल कादिर। और जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ाद होने के बाद ये अब्दुल कादिर पाकिस्तान में चले जाते हैं और पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान से बैचलर करते हैं। और उसके बाद आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए पोलैंड चले जाते हैं। और पोलैंड में ये पढ़ाई करने के बाद एक परमाणु संयंत्र में काम करने लग जाते हैं, और वहीं से ये तकनीक सीखते हैं कि परमाणु बम कैसे बनाया जाए। और वहाँ से ये तकनीक को चुराते हैं। चुराने के बाद ये मतलब वहाँ पे काम करते रहते हैं और वहीं पे ये शादी कर लेते हैं। लेकिन जब साल 1971 आता है तो साल 1971 में भारत और पाकिस्तान का बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा देता है। और इसी वजह से जो अब्दुल कादिर है उसके दिल और दिमाग में ये बात चुभ जाती है, क्यों मतलब पाकिस्तान का भारत ने इतना बुरा हाल किया, या फिर दूसरे शब्द में कह लो भाई क्यों भारत ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह हराया। और इन फ्यूचर ये पाकिस्तान को किस प्रकार से उसको सुरक्षित रखा जाए, या इन फ्यूचर में पाकिस्तान की ऐसी हालत ना हो। इसलिए जो अब्दुल कादिर था ये काफ़ी सोचने लग गए, और इसी बात को सोचते सोचते उनकी एक दिन मुलाकात आईएसआई से हो जाती है। और आईएसआई से मुलाकात होने के बाद वो मतलब परमाणु बम बनाने की टेक्निक की वार्तालाप उनसे करते हैं। और आईएसआई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से वार्तालाप होने के बाद पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ करता है। और परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ करने के बाद वो परमाणु बम बनाने पर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन जब वो पाकिस्तान के कोटावा नामक जगह पे परमाणु संयंत्र स्थापित करके परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसकी जानकारी वहाँ पे मौजूद भारत के रो एजेंट को मिल जाती है। और उस संयंत्र के आसपास जहाँ पे वो परमाणु बम बनाने की तैयारियां कर रहे होते हैं, उस संयंत्र के आसपास भारत के लगभग 300 रो एजेंट काम कर रहे होते हैं। और वो इसकी जानकारी मतलब इजराइल को भी दे देते हैं, और इजराइल के मोसाद खुफिया एजेंसी को भी इस चीज़ की पूरी भनक लग जाती है कि क्यों न हो मतलब पाकिस्तान परमाणु बम पे कार्य कर रहा है, ठीक है ना। और जो भारत के जो वैज्ञानिक होते हैं, जो भारत के रो एजेंट होते हैं, वो उस संयंत्र के पास वेश बदल के रहने लग जाते हैं। और दिन प्रतिदिन जो वहाँ पे वैज्ञानिक कार्य कर रहे होते हैं उनकी गतिविधियों पे अपनी नज़र बनाए रखते हैं। और उसके साथ साथ में धीरे धीरे उन्होंने उन वैज्ञानिकों के जो बाल होते हैं, बाल इकट्ठे एकत्रित कर लिए जो उस यंत्र में काम कर रहे होते हैं, और उन बालों को वो भारत भेज देते हैं। और फोरेंसिक लैब में जब उन बालों का डीएनए टेस्ट होता है तो उससे पता चल जाता है वास्तव में पाकिस्तान यानी कि परमाणु हथियार बनाने पे काम कर रहा है। और जब इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है तो रो के एजेंट होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री से इसकी बात करते हैं, और साथ साथ में वो इजराइल की बात भी भारत के प्रधानमंत्री के पास रखते हैं। और इजरायली की मोसाद भारत के प्रधानमंत्री से एक आग्रह करती है, क्यों ना हो आप हमारे विमानों को एक बार गुजरात में उतरने दे, और आप यानी कि जब हमारे प्लेन यानी कि गुजरात में उतरे तो उनको फ्यूल प्रोवाइड करवा दे, और फ्यूल प्रोवाइड करवाने के बाद हम गुजरात से पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। और जो परमाणु संयंत्र है जहाँ पे परमाणु बम बना रहे हैं
उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, क्योंकि इजराइल पाकिस्तान से काफ़ी दूर पड़ रहा था और इसलिए इजराइल अपनी ज़मीन से सीधा पाकिस्तान पे हमला कर नहीं सकता था, इसलिए उसको भारत की ज़मीन चाहिए थी हमला करने के लिए और यहाँ से अपने फाइटर जेटों में फ्यूल डलवाने के लिए। लेकिन उस समय भारत का एक ऐसा मूर्ख प्रधानमंत्री राजगद्दी पर बैठा था जिसका नाम था मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई अपने आप को गांधी विचारधारा से संपन्न मानता था, या फिर कह लो मोरारजी देसाई गांधी जी का बहुत बड़ा अनुयायी था और अपने आप को गांधीवादी मानता था, और वो नहीं चाहते थे भाई किसी प्रकार की कोई अहिंसा और इस वजह से कोई युद्ध हो। इसलिए वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को फ़ोन करके बोल देते हैं कि हमको पता है कि पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम पे काम कर रहा है और हमको पुख्ता जानकारी मिल चुकी है कि आप कहाँ पे परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चलाए हुए हैं। और जब ये जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता चलती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस जानकारी को किसी को भी पता नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रोक आईएसआई के एजेंट के अलावा किसी को इसकी कोई बन गया जानकारी नहीं थी। और जब पाकिस्तान को इसके बारे में पता चलता है तो अपने एसआई के एजेंटों को वो बोलते हैं कि जितने भी उस संयंत्र के आसपास जितने भी व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति है, सबको पकड़ लिया जाए, क्योंकि हो ना हो वो सभी के सभी रो के एजेंट है। तो इस प्रकार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उस संयंत्र के आसपास जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थी सबकी धरपकड़ करना शुरू कर दिया, और देखते देखते भारत के 300 रो एजेंट पकड़े गए और पाकिस्तान ने उन 300 के 300 रो एजेंटों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब एक प्रधानमंत्री की गलती की वजह से, मतलब एक गांधीवादी विचारधारा की वजह से या फिर उसकी मूर्खता की वजह से, मतलब भारत के कम से कम 300 रो एजेंटों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और साथ साथ में उस मूर्ख प्रधानमंत्री की वजह से आज पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश बन चुका है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम आखिरकार है कैसे। तो एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास है, उसके पास लगभग 6500 परमाणु बम मौजूद है। उसके बाद अमेरिका का नाम आता है, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का नाम आता है, उसके बाद चाइना का नाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है और उसके बाद भारत का नाम आता है। भारत में आज के वर्तमान टाइम में भारत में लगभग 120 से 130 परमाणु बम है, और पाकिस्तान पे 150 से 160 परमाणु बम है, और चाइना पे लगभग 200 परमाणु बम है। और जो इसकी जो वजह थी, जो पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार होने की वजह का मुख्य कारण ये था क्योंकि जो अब्दुल कादिर थे, जिन्होंने आईएसआई के साथ मिलकर जो परमाणु बम बनाने कार्यक्रम पे काम किया, उन्होंने ये टेक्निक पाकिस्तान के साथ साथ इन्होंने उत्तर कोरिया को भी शेयर करी, और साथ साथ में चाइना को भी इस टेक्नोलॉजी में शामिल कर लिया। और उत्तर कोरिया के शामिल होने के साथ ही उत्तर कोरिया जो तानाशाही शासक वहाँ पे किम जोंग उन मौजूद है, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के साथ परमाणु कार्यक्रम इकट्ठा शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु बम बनाने पे काम किया। और साथ साथ में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया वो था चाइना, और चाइना आज भी परमाणु बम बनाने में पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, और पाकिस्तान अपना परमाणु हथियारों का जखीरा दिन प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी डर और समस्या वाली बात यह है कि पाकिस्तान क्या है, कमज़ोर मुल्क है, और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में और पाकिस्तान दोनों आतंकवादियों का गढ़ है। और क्यों ना हो मतलब इन फ्यूचर जो पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो किसके हाथ लग सकते हैं, आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो आतंकवादी इस टेक्निक को उनसे चुरा सकते हैं। और यदि ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के पास चले जाते हैं, उनके हाथ लग जाते हैं, तो ये भारत के लिए भी खतरा है और साथ साथ में पूरे विश्व के लिए भी खतरा है। तो साथ साथ में जो पाकिस्तान है इन हथियारों का मतलब इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक मिसाइल है जिसका नाम साइन 3 है, और जो साइन 3 की मारक अक्षमता 2700 किलोमीटर है, और उस अक्षमता वाली मिसाइल में पूरा भारत
उसके अंडर में आता है, यानी कि उसकी मार्क्स साइन 3 की मार्क क्षमता के हिसाब से मतलब पाकिस्तान अपने यहाँ बैठे बैठे कहीं पे भी हमला कर सकता है, भारत में परमाणु हमला कर सकता है। अब जरा सोचिए, मतलब एक देश के प्रधानमंत्री की मूर्खता की वजह से जो आज मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क के पास भी परमाणु हथियार है। देखो, गांधीवादी अच्छी बात है, शांति प्रिय होना अच्छी बात है, लेकिन देश के मामले में देश से बड़ा कुछ नहीं है। यदि देश के मामले में किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री को किसी के साथ छल भी करना पड़े तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित रहना चाहिए चाहे कैसे भी। यानी कि देश सुरक्षित है तो जनता सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। और देश सुरक्षित रहने के लिए इन प्रधानमंत्री मंत्री को चाहे किस हद तक भी गुजर जाना चाहिए, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे कितने भी छल क्यों न करना पड़े। जरा आप सोच के देखिए, जो महाभारत हुई थी, महाभारत वैसे तो धर्म का युद्ध है, और उस युद्ध में उस युद्ध में भगवान कृष्ण खुद धर्म को जिताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? छल का प्रयोग करते हैं। इसलिए देश से बड़ा कुछ नहीं है, उसके लिए चाहे कितना भी छल क्यों ना करना पड़े, ठीक है ना। तो वो उनकी पर्सनल क्या थी, विचारधारा थी, और जिसकी वजह से आज ये खामियाजा भुगत रहा है भाई, ठीक है ना। अब बात हम ये करते हैं कि क्यों किसी भी देश को एक परमाणु संपन्न देश होना जरूरी है। वो इसलिए है, जैसे कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से हमें सिर्फ यही सबक मिलता है कि किसी भी देश के साथ झगड़ा करना या युद्ध करना तो अपने दम पे करना, और साथ साथ में तभी दूसरे के साथ झगड़ा करना तब यदि आपकी पीठ मजबूत है या फिर आपके पास अच्छे अस्त्र या शस्त्र है। आज रशिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, और परमाणु बम होने की वजह से आज रशिया सुपर पावर है, और रशिया अकेला पूरे वर्ल्ड के देशों को आंख दिखाने की हिम्मत रखता है। कभी जब यूएसएसआर से जब यूक्रेन अलग हुआ तो कहते हैं उस समय यूक्रेन के पास विश्व में तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन जैसे यूक्रेन यूएसएसआर से अलग होता है साल 1991 में, वैसे ही उसने अपने परमाणु हथियार का या परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिया, और जितने परमाणु हथियार थे उनको धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। और आज यूक्रेन के पास ज़्यादा कोई परमाणु हथियार नहीं है, और परमाणु हथियार ना होने की वजह से, उसकी सेना मजबूत नहीं होने की वजह से, उसके पास अच्छे अस्त्र या शस्त्र होने की ना होने की वजह से आज यूक्रेन सबसे ज़्यादा विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा है। और यूक्रेन आज हर देश के सामने हाथ फैला रहा है, अपनी मदद की गुहार लगा रहा है। जरा सोचिए, यदि यूक्रेन देश मजबूत होता, उसकी सेना मजबूत होती, उसके सेना के पास अच्छे अस्त्र और शस्त्र होते, और साथ साथ में वो परमाणु संपन्न देश होता, क्या रशिया आज ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देता, या फिर आज रशिया क्या उसके खिलाफ युद्ध कर पाता, या फिर यूक्रेन इस प्रकार लोगों के सामने हाथ फैलाता। इसलिए मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि देश मजबूत रहना चाहिए चाहे कुछ भी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।